हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। आज हम जानेंगे जजमेंट क्या होता है। तो क्या आप जानते हैं विचारण का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। वो चरण जब कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाती है यानी जजमेंट देती है। आज हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जजमेंट की पूरी प्रक्रिया, वो भी आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं जजमेंट क्या होता है। जजमेंट वो निर्णय होता है जब अंतिम आदेश आता है न्यायालय का साक्ष्यों के, गवाहों के और बहस तथा कानून के आधार पर जो न्यायालय देती है। ये ट्रायल यानी विचारण की अंतिम और निर्णायक अवस्था होती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं निर्णय यानी जजमेंट की। पिछली वीडियो में हमने फाइनल आर्गुमेंट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम निर्णय करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत विचारण के बाद निर्णय यानी जजमेंट की प्रक्रिया को काफी तेज और पारदर्शी बनाया गया है। यानी इसकी समय सीमा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फाइनल आर्गुमेंट होता है उसके बाद में 30 से 45 दिनों के भीतर ही जजमेंट आ जाता है। तो इसलिए ये तेज है और पारदर्शी भी बनाया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है फैसले की समय सीमा। BENSS के तहत न्याय में देरी को कम करने के लिए सख्त और समय सीमा तय की गई है। 30 दिन यानी अंतिम बहस खत्म होने के बाद में तो धारा 258 सब क्लॉज 1 जज को 30 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना अनिवार्य होता है। 45 दिन यानी विशेष परिस्थितियों में इसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जज को इसके लिए भी लिखित में ठोस कारण देने होंगे कि क्या रीजन था जिसकी वजह से 30 से 45 दिन तक वो निर्णय पहुंचा है देने का। फैसले की घोषणा धारा 392। तरीका, न्यायाधीश या तो पूरा फैसला पढ़कर सुना सकते हैं कोर्ट में सबके सामने, दोनों पक्ष वहां मौजूद होंगे जब, या केवल फैसले को मुख्य हिस्सा यानी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ सकते हैं, जो एक कंक्लूजन होता है लास्ट में कि कौन जीता है कौन हारा है और क्या सजा दी गई है, और अगर वो बरी किया गया है तो क्या रीजन था जिसकी वजह से उसे बरी किया गया है। उपस्थिति, यदि आरोपी हिरासत में है तो उसे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसले के समय उपस्थित रखा जा सकता है। थर्ड है डिजिटल एक्सेस और कॉपी। ऑनलाइन अपलोड, फैसले की कॉपी सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अदालत के पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। जो फैसले की कॉपी होती है, जजमेंट आता है उसकी जो कॉपी होती है वो डिजिटल जो पोर्टल होता है उस पर अपलोड करवा दी जाती है। निःशुल्क कॉपी, आरोपी और अभियोजन पक्ष के फैसले को एक कॉपी यानी प्रतिलिपि जो होती है दोनों पक्षों को दी जाती है, वो भी निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, दोष सिद्धि और सजा। सजा पर सुनवाई, यदि आरोपी को दोषी पाया जाता है तो जज सजा की अवधि तय करने से पहले आरोपी के पक्ष को सुनेंगे। ठीक है, उसका पूरा पक्ष सुनेंगे, क्या क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने ये अपराध किया है। अब देखते हैं पिछली सजा। अगर आरोपी ने पहले भी कोई अपराध किया है तो उसका रिकॉर्ड केवल दोष सिद्धि के बाद ही देखा जाएगा ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, पहले से नहीं बता दे कि भाई इसको ये सजा मिल चुकी थी तो हो सकता है कि जज के माइंड में कुछ आ जाए। ठीक है, इसीलिए पहले उसको जो पक्ष होगा वो पूरा सुना जाएगा, उसके बाद में उसकी दोष सिद्धि की जाएगी। फिफ्थ है अनुपस्थिति में फैसला। यदि कोई अपराधी घोषित होने के बाद भी फरार रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया जा सकता है। यह पुराने कानून CRPC की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। पहले ऐसा होता था CRPC के लॉ के अकॉर्डिंग के जब अगर कोई अपराधी है वो भाग जाता था तो जो प्रोसीडिंग होती थी वो होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नहीं है, किसको अपराधी घोषित किया जाएगा, किसको सजा सुनाई जाएगी, किसके ऊपर मुकदमा चलेगा। परंतु अब ये ऐसा नहीं है, अगर आरोपी भाग भी गया है तब भी उसके नाम पर जो FIR होगी उसके नाम पर ट्रायल शुरू हो जाएगी और जजमेंट भी आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट में कंक्लूजन। BENSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सुनवाई भारत में अधिक कुशल, सुलभ और प्रौद्योगिकी से एकीकृत कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक प्रगतिशील और महत्वपूर्ण कदम है। ये जो कंक्लूजन है ये पूरा ट्रायल जो हमने था उसका मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये पर्टिकुलर निर्णय का यानी जजमेंट का नहीं है, ये पूरा पिछली जो भी चरण थे टोटल उनके ऊपर मैंने ये कंक्लूजन बनाया है। तो ये यानी कि वीडियो का लास्ट भाग है। ठीक है, और कुछ छोटे अपराधों के लिए संक्षिप्त सुनवाई अनिवार्य होने और अपराधों का दायरा बढ़ाने, डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान और सुनवाई स्थगित करने की सख्त सीमाएं मामलों को लंबित होने की काफी हद तक कम करने और न्याय शीघ्रता से दिलाने के लिए बनाए गए हैं।
तो इसीलिए बीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसकी वजह से पहले जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो लॉ थे उसमें क्या होता, डिजिटल हमारे पास प्रूफ नहीं होते थे तो व्यक्ति भाग जाता था या उसको बरी कर दिया जाता था, ठीक है, वो सजा से बच जाता था। परंतु अब डिजिटल सब कुछ हो चुका है तो लोग छोटे से छोटे सबूत को फोन में रिकॉर्ड करके भी कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये पूरा जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने छोटे छोटे पार्टों में इसलिए पेश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है, क्योंकि एक साथ में सारे के सारे स्टेप अगर डाल देती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एक एक स्टेप को अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में डाला है ताकि आपको क्लियर हो सके कि आखिर कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है वो किस किस स्टेप में चलती है, और एक सुनवाई एक जो चार्ज होता है उसकी फ्रेमिंग से लेके एक जजमेंट तक कैसे पहुंचती है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आए हो, मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तो चलिए, राधे राधे।